अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज जो हमने लेक्चर स्टार्ट करना है वो है आपकी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ इंटर क्लास या न्यू करिकुलम ऑफ इंटर क्लास। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा होगा थर्मल फिज़िक्स, और इस थर्मल फिज़िक्स में हम आपका स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिक्स, जिसको हम थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का नाम भी देते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये आज जो हम लेक्चर लेंगे, आज जो हम क्लास कंडक्ट करेंगे, उसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसके साथ साथ जो सब टॉपिक्स इसके होंगे वो क्या क्या होंगे वो हम डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। तो नोटबुक्स निकाल लीजिए, पेन कॉपी निकाल लीजिए और अपने प्यारे से चैनल डॉल्फिन फिजिक्स को देखते रहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। प्यारे बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स थर्मोडायनेमिक्स के बाद हम सीखेंगे कि हमारे पास टाइप्स ऑफ सिस्टम्स क्या होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको याद दहानी रहे कि हमने आज क्या क्या इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सिस्टम्स, सिस्टम्स क्या होते हैं और सिस्टम्स की कितनी टाइप्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़नी है एक्सटेंसिव, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ हमारे बड़ी काम आती हैं, चाहे केमिस्ट्री हो या फिर हमारे पास फिजिक्स हो। एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और उसके बाद प्यारे बच्चों हमने जो डिस्कशन करनी है वो करनी है अपने ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर हमने डिस्कशन करनी है। तो ध्यान से अब इस लेक्चर को सुनिएगा। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सबसे पहला टॉपिक, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स के इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनामिक्स है क्या, थर्मोडायनामिक्स में हम क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी लाजिम है कि यहाँ पर जो थर्मोडायनामिक्स है ये दो अल्फाजों में डिवाइड है, और जो पहला अल्फाज है वह हमारे पास थर्मो। थर्मो का मतलब हम यहाँ पे लेते हैं हीट। ठीक है, और यहाँ पे जो डायनेमिक्स का मतलब हम यहाँ पे सपोज करते हैं वो करते हैं इन मोशन। तो उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं बच्चों, इसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि हाउ हीट कन्वर्ट्स इनटू वर्क और वाइस वर्सा, और वाइस वर्सा। ठीक है, चलें इस स्टेटमेंट की मैं एग्जाम्पल आपको देता चलूँ। एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक सिलेंडर है, गैस सिलेंडर। ठीक है, और इस गैस सिलेंडर में हम क्लोज सिलेंडर है। ठीक है, ये क्लोज्ड है, ये क्लोज्ड एक वेसल है, इसके अंदर गैस भरी हुई है कुछ इस तरह से। ये गैस के मॉलिक्यूल्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब हमने इसको हीटअप करेंगे, मतलब एक्सटर्नल एनर्जी क्यों हम इसको प्रोवाइड करेंगे, तो लाजमी सी बात है ये जो एक्सटर्नल एनर्जी होगी इसकी वजह से इन मॉलिक्यूल्स के अंदर क्रिएट होगा वर्क। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्सटर्नल एनर्जी क्यू है कन्वर्ट हो रही है किसके अंदर, वर्क में। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आगे डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक्स की देखें तो प्रॉपर डेफिनेशन हमारे पास क्या होगी प्यारे बच्चों, प्रॉपर डेफिनेशन इसकी ये होगी कि हमारे पास ये है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स, क्योंकि ब्रांच ऑफ
physics in which we study about the transformation of heat। ठीक है, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट, और हम इसको ये कह सकते हैं कि इन दिस ब्रांच वी डिस्कस अबाउट दैट हाउ हीट कन्वर्ट्स फ्रॉम one form to another form of एनर्जी। कि किस तरह से हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, तो ये हम सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। बच्चों बेसिकली हम इसमें क्या डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरनल चेंज इन सिस्टम। अब कोई भी सिस्टम है, ठीक है, अब फर्ज करो आपके पास ये एक सिस्टम है और इसके अंदर अगेन हीट ट्रैप हुई है इस तरह से, ये आपके पास हीट ट्रैप हुई है। ठीक है, अब हमने इसको हीटअप किया, किसी भी तरीके से हमने इसको फर्ज करो कि टेम्परेचर T इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया। टेम्परेचर T देने की वजह से अब इस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। मिसाल के तौर पे इसका प्रेशर भी चेंज हो सकता है, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, इसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। इन तमाम चीज़ों के अंदर जो चेंजिंग आ रही है दिस इज़ नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। हम ये क्या पढ़ रहे हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं हीट की वजह से इस पूरे सिस्टम के ऊपर क्या क्या चेंज आ रहा है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये जो थर्मोडायनेमिक्स होती है, ठीक है, अब मेन पॉइंट ये है कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स होती है इसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिक लेवल पर स्टडी करते हैं। ये आपके पास एमसीक्यूज आता है ना, जो भी एमसीक्यूज आएगा मैं उसके ऊपर लिख देता हूँ कि ये एमसीक्यूज आपके पास आ सकता है आपके उनके टेस्ट के अंदर। मैक्रोस्कोपिक स्टडी कहलाती है ये। क्या स्टडी कहलाती है ये? मैक्रोस्कोपिक लेवल स्टडी। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक स्टडी क्यों कहलाती है? क्योंकि इसके अंदर हम प्रेशर चेंज होता हुआ देखते हैं, इसके अंदर हम गैस का वॉल्यूम चेंज होता हुआ देखते हैं, और इसके अंदर हम टेम्परेचर को चेंज होता हुआ देख सकते हैं थ्रू थर्मामीटर। क्योंकि आपके पास जो थर्मामीटर होता है उसमें नंबरिंग होती है कि 100, ठीक है, 50 या फिर 0। अब यहाँ पर अगर टेम्परेचर है 0, यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचा 50, यहाँ पर टेम्परेचर पहुँचा 100, इसका मतलब ये है कि हम टेम्परेचर को अपनी नेगेट आई से चेंज होता हुआ देख रहे हैं। तो जो चीज़ हमें नेगेट आई से दिखती हो उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी। ठीक है, तो ये है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स कि हम हीट का कन्वर्जन इसके अंदर डिस्कस करते हैं। हम इसके अंदर ये डिस्कस करते हैं कि आपके पास गैस में क्या क्या चेंजिंग्स आ सकती हैं। ठीक है, आपके पास गैस में क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। अब आपके पास कोई भी एक आइडियल गैस है, उसके अंदर उसका प्रेशर भी चेंज हो सकता है, उसका वॉल्यूम भी चेंज हो सकता है, उसका टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं लेटेंट हीट की, हम इसके अंदर बात करते हैं आपकी इंटरनल एनर्जी की, हम इसके अंदर बात करते हैं वर्क डन की, हम इसके अंदर और बात करेंगे तो वो एंट्रोपी भी आ सकता है, और हम इसके अंदर जो डिस्कशन करेंगे वो गिग्स फ्री एनर्जी भी आ सकता है। तो बेसिकली ये है आपके पास थर्मोडायनेमिक्स कि हाउ हीट कन्वर्ट्स इनटू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। डियर स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ जो था टाइप्स ऑफ सिस्टम या फिर सिस्टम, जो था आपके पास टाइप्स ऑफ सिस्टम।
सिस्टम की जो टाइप्स, हम थर्मोडायनेमिक्स में सिस्टम की 3 टाइप्स को डिस्कस करेंगे। जो पहली टाइप हमारे पास होती है उसको हम कहते हैं ओपन सिस्टम, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक हैं और थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए आपको ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। ठीक है, देखो सच अ सिस्टम अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखें कि ओपन सिस्टम क्या होता है, तो सच अ सिस्टम इन विच दो चीज़ें चेंज होती हैं। पहली एनर्जी और दूसरा उसका मास भी सिस्टम में से चेंज हो रहा हो। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पर अक्सर सार एक वेसल लिया, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास एक ओपन वेसल है और इसके अंदर गैस भरी हुई है। ठीक है, इस तरह से ये आपके पास गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम इसको हीटअप करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम इसको हीटअप जब करेंगे तो हीटअप करने से क्या होगा, हीटअप करने से इसमें एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी इंक्रीज होने से ये गैस के मॉलिक्यूल्स जो होंगे, ये कोई भी आपने एक लिक्विड ले लिया, ठीक है, ये वेपर्स की फॉर्म में ऊपर एवापोरेट हो जाएंगे। वेपर्स की फॉर्म में जो चीज़ एवापोरेट हो रही है इसका मतलब इसका मास चेंज हो रहा है, क्योंकि यहाँ से मॉलिक्यूल्स निकल रहे हैं, मॉलिक्यूल्स एवापोरेट होंगे तो इसका मतलब चेंज इन मास है। ठीक है ना, और जब मास चेंज होता है तो लाजमी सी बात है मास चेंज के साथ साथ इसके अंदर एनर्जी भी चेंज हो रही है, क्योंकि हम इसको हीटअप कर रहे हैं तो एनर्जी का चेंज भी आ रहा है, और एनर्जी की चेंज आने की वजह से, एनर्जी बढ़ जाने की वजह से इसका मास चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ये एवापोरेट हो रहा है। तो बेटा ऐसा सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी भी चेंज होती हो, मास भी चेंज होता हो, इस तरह के सिस्टम को ओपन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है बेटा, हम जब भी एनर्जी चेंज की बात करते हैं तो एनर्जी हमेशा दो वेज के अंदर चेंज होती है। एनर्जी ऑलवेज चेंजेस इनटू टू वेज। ठीक है, ये मैं आपको एक पॉइंट जहन में आ गया तो मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो एनर्जी चेंज होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इन हाउ मेनी वेज द एनर्जी चेंजेस, सो यू कैन से एनर्जी चेंजेस इन टू वेज, इन द फॉर्म ऑफ हीट और इन द फॉर्म ऑफ वर्क। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, ये दोनों कंडीशंस हैं जिनके अंदर एनर्जी चेंज हो सकती है। बेटा ओपन सिस्टम के बाद हमारे पास जो सिस्टम आता है वो आता है एक क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, हमारे पास जो सेकंड नंबर पर है वो है क्लोज्ड सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम में हमने पहले ओपन सिस्टम में ओपन वेसल लिया था, अब क्लोज सिस्टम में डेफिनेटली हमने ये करना है, हमने इसके अंदर ये करना है, अब हमने इसके अंदर क्लोज्ड वेसल ले लेना है। ठीक है, क्लोज्ड वेसल लेने के बाद हमने यहाँ पर लिक्विड पुट करना है। लिक्विड पुट करने के बाद हमने इसको हीटअप करना है, और जब हम इसको हीटअप करेंगे, अब इस फर्स्ट करो कि इसका जो टेम्परेचर T1 था वो था 50 डिग्री सेल्सियस। हीटअप करने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो T2 इज इक्वल टू 70 डिग्री सेल्सियस हुआ। बेटा यहाँ पर एनर्जी तो चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, एनर्जी का चेंज तो यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सेकंड नंबर पर यहाँ पर मास अब चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एवापोरेशन एवापोरेशन नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक क्लोज सिस्टम है, ऊपर हमने एक बाउंड्री लगा दी है। तो इस तरह का सिस्टम जिसके अंदर एनर्जी चेंज होती हो, मास चेंज ना होता हो, उस तरह के सिस्टम को क्या कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है क्लोज्ड सिस्टम। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट हमारे पास है आइसोलेटेड सिस्टम। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम।
ठीक है, ये है हमारे पास आइसोलेटेड सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें जो सिस्टम है वो आपके सराउंडिंग से कट ऑफ होता है। मिसाल के तौर पे, अब इसका टेम्परेचर हमारे पास है, इसमें जो भी लिक्विड है, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर हमारे पास है वो हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और हमारे जो सराउंडिंग्स का जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो है 60 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर हम ये कहें कि हमारे सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में ना तो कोई एनर्जी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, क्योंकि और ना ही कोई मास चेंज हो रहा है, तो उस तरह के सिस्टम को कहा जाता है आइसोलेटेड। मतलब एक ऐसा सिस्टम जो अपनी एनर्जी, अपना मास अपनी सराउंडिंग से शेयर ना करता हो, इस तरह के सिस्टम को कहा जाता है डियर स्टूडेंट्स आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, ये आपके पास जो सिस्टम होता है ये आइसोलेटेड सिस्टम कहलाता है। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है कि जो अपनी एनर्जी और मास शेयर ना करता हो और बिल्कुल क्लोज्ड हो, क्योंकि क्लोज्ड है तो ये एवापोरेट होगा नहीं, तो मास तो शेयर हो नहीं रहा। इसके साथ साथ अगर हम इस वेसल की वॉल को नॉन कंडक्टिंग बना दें, क्या बना दें? नॉन कंडक्टिंग बना दें, तो नॉन कंडक्टिंग या फिर इसको हम कहते हैं कि इंसुलेटेड वॉल्स अगर हम कर दें, तो इन दोनों की वजह से इस पूरे सिस्टम का ना तो एनर्जी चेंज होगा और ना ही मास चेंज हो सकता है। उस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास हो गया आइसोलेटेड सिस्टम। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास प्यारे बच्चों है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉपर्टीज है जिसको हम कहते हैं एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्योंकि आपकी थर्मोडायनेमिक्स में आगे जाके बड़ी काम आती हैं। तो जो बच्चे इन प्रॉपर्टीज़ को स्टार्टिंग में नहीं डिस्कस करते हैं, डायरेक्ट हीट और टेम्परेचर पे चले जाते हैं, तो वो आगे जाके मुश्किलात का शिकार भी होते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले ये बेसिक लेक्चर को देखना है, उसके बाद हम इंशाल्लाह चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस को कंडक्ट करते रहेंगे, अगर आप लोगों ने मेरा साथ दिया तो। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जो कि डिपेंड्स ऑन अमाउंट ऑफ मैटर, जो कि डिपेंड करती है इसके ऊपर, अमाउंट ऑफ मैटर पे। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि साइज ऑफ सिस्टम पर। मिसाल के तौर पर आपके पास पहली एग्जांपल है मास। ठीक है, अब लाजमी से एक इतनी सी बॉल है, इसका मास डिफरेंट होगा, और इतनी बड़ी बॉल है, इसका मास डिफरेंट होगा। तो साइज ऑफ सिस्टम हमारे पास, हमने कहा कि हमारे पास ये एक सिस्टम है, एक सिस्टम ये है, तो मास साइज ऑफ सिस्टम की वजह से चेंज होता है, तो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गई। दूसरा है हमारे पास वॉल्यूम। वॉल्यूम भी, अब आपके पास एक छोटा सा गिलास है, इसमें कम पानी आएगा, एक बड़ा सा गिलास है आपके पास, इसमें ज़्यादा पानी आ सकता है। तो आपने सिस्टम का साइज चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज हुआ। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड नंबर पे नंबर ऑफ मोल्स, और फोर्थ नंबर पे हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी, तो ये जो मास है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल है, या फिर हीट कैपेसिटी है, ये आपके पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं स्टूडेंट्स? इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हमारे पास होती हैं
which does not depends on size and amount of matter. amount of matter जो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड ना करती हो। मिसाल के तौर पे डेंसिटी, ठीक है। अब आपने एक रॉड ली मेटल की, ठीक है, आयरन की रॉड ली इतनी, और एक आयरन की रॉड ली आपने इतनी बड़ी। तो बेटा आयरन की रॉड आप चाहे इतनी बड़ी लो या फिर इतनी बड़ी लो, दोनों की डेंसिटी जो रो होती है वो सेम होती है। या फिर आयरन का आप इतना सा पीस लो या फिर आयरन का आप इसको हाफ करके पीस ले, तो डेंसिटी दोनों की सेम होती है, क्योंकि डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। दूसरा हमारे पास है एन, जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब प्यारे बच्चों, अगर आप एक गिलास में पानी लो और अब अगर आप एक जग में पानी लो, ठीक है, तो जग में लो पानी या फिर गिलास में लो, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन जो होता है वो हमेशा सेम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसके बाद हमारे पास है प्रेशर, उसके बाद है हमारे पास टेम्परेचर, उसके बाद है हमारे पास विस्कोसिटी, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा जी, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो कि अमाउंट ऑफ मैटर और साइज ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या है, एक्सटेंसिव या फिर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम आगे चलते हैं, उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। बेटा थर्मोडायनेमिक्स आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको थर्मोडायनेमिक्स आप जब भी डिस्कस करते हैं तो आपको लाजमी है कि एमसीक्यूज़ के अंदर एक एमसीक्यूज़ हमेशा पूछा हमसे जाता है कि हीट बताओ स्टेट फंक्शन है या फिर पाथ फंक्शन है। तो कुछ बच्चे हैं जिनको स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन के हवाले से नॉलेज नहीं होती है, तो वो टॉपिक भी हम इसमें डिस्कस करेंगे, व्हाट इज मीन बाय स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। सो इस टॉपिक का नाम होगा हमारे पास स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शंस। स्टेट वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शन। स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन क्या होते हैं? स्टेट वेरिएबल्स या स्टेट फंक्शन हमारे पास होते हैं कि विच द फंक्शंस या पैरामीटर्स, हम ये भी कह सकते हैं कि आपके पास पैरामीटर्स विच डिपेंड्स on the initial and final state of a system of a ऐसे पैरामीटर जो कि सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसको कहा जाता है स्टेट या वेरिएबल्स या फिर स्टेट फंक्शन। मिसाल के तौर पे हमने कहा कि हमारे पास एक वेसल के अंदर वेसल कंटेन्ड अ गैस, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास क्या है, गैस है, और इस गैस का जो प्रेशर है वो है 1 atm। इसका जो टेम्परेचर हमने किया 27 डिग्री सेल्सियस, और हमने इसका जो वॉल्यूम लिखा वो हमने लिखा कि फर्स्ट करो कितना है
300 ml, ठीक है, या 300 ग्राम इसका वॉल्यूम है। 300 ml, सॉरी, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास। सो अब हमने कहा कि भाई हम इसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाकर हम इसको अगर 100 डिग्री सेल्सियस कर दें तो क्या होगा। तो ये होगा कि इसका प्रेशर भी चेंज होगा, इसका वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा। दीज आर नोन एज स्टेट वेरिएबल या फिर स्टेट फंक्शन। मतलब एक चीज़ को बढ़ाने से दूसरी चीज़ ऑटोमेटिकली बढ़ रही है। हमारे थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन, स्टेट वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं। पहला प्रेशर, जिसका सिंबल हमारे पास होता है P। दूसरा टेम्परेचर, जिसका सिंबल हमारे पास होता है T। थर्ड नंबर पर आता है वॉल्यूम, जिसका सिंबल V। और चौथा हमारे पास होता है नंबर ऑफ मोल्स, इसका सिंबल N। और फिफ्थ नंबर पर आता है एंथैल्पी, जिसका सिंबल H। और सिक्स नंबर पर स्टूडेंट्स हमारे पास आता है इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, जिसका सिंबल U। और सेवेंथ नंबर पर आता है गिब्स फ्री एनर्जी, इसका सिंबल है G। अब ये होता क्या, अक्सर स्टूडेंट्स से परेशान हो गए व्हाट इज मीन बाय गिब्स फ्री एनर्जी। तो इसको मैं एक वीडियो बनाऊंगा सिर्फ इसी टॉपिक पे, तो उसमें हम इसको डिटेल के अंदर अच्छी तरह से समझेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इससे मज़ीद हम आगे चलते हैं। देखिए मसला ये क्या होता है कि स्टेट वेरिएबल्स के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्टेट वेरिएबल के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। स्टेट वेरिएबल्स क्या होते हैं। देखो हमने कहा कि भाई स्टेट वेरिएबल ऐसे होते हैं जो कि आपके इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करते हैं। फाइनल स्टेट के ऊपर क्या करते हो, डिपेंड करते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक ग्राफ है। मिसाल के तौर पे हम एक ग्राफ को ज़रा यहाँ पे ले लेते हैं एज एन एग्जाम्पल। हमने एक ग्राफ बनाया, प्रेशर यहाँ रखा, वॉल्यूम हमने यहाँ रखा, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान में। एक ग्राफ हमारे पास ये है जिसको हम कहेंगे हाइपरबोला, ठीक है। और दूसरा ग्राफ हमारे पास ये है जिसको हम कहेंगे पैराबोला। हमने कहा कि एक पॉइंट यहाँ से और दूसरा पॉइंट यहाँ से, ठीक है। ये है P1, ये है P2, ठीक है। और ये है आपके पास P1 और ये है आपके पास P2। इसी तरह से यहाँ पे ये V1 होगा और ये V2 होगा और ये V1 होगा और ये V2 होगा। ये ग्राफ नंबर 1 है और ये ग्राफ नंबर 2 है। तो अब मुझे बताएं कि क्या दोनों ग्राफ के ऊपर, अब दोनों ग्राफ की अगर हम लेंथ सही बनाएं, ये थोड़ी मुझसे गलत बन गई है, इसको हम सही बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा ग्राफ को, ठीक है। इसको हम ग्राफ को फिर से सही बनाने की कोशिश करते हैं ज़रा। ये आपके पास प्रेशर और ये आपके पास वॉल्यूम। यहाँ से आपने ग्राफ स्टार्ट किया और ये आप इस तरह से यहाँ पे ले गए। एक और आपने ग्राफ स्टार्ट यहाँ से किया जी और ये ग्राफ आप न्यू ले गए, ठीक है। ये अच्छा बना। तो ये ग्राफ नंबर 1, ये ग्राफ नंबर 2, यहाँ पे ये P1, यहाँ पे ये, अच्छा जी, यहाँ पर P1 है तो ये V1 होगा और P2 है तो ये V2 होगा। इसी तरह से यहाँ पर भी ये P2 तो V2 और यहाँ पे P1 और V1। हमने कहा कि बताओ कि दोनों ग्राफ में प्रेशर और वॉल्यूम डिफरेंट होंगे या सेम होंगे।
तो आंसर आया कि प्रेशर और जो वॉल्यूम होंगे विल बी सेम। क्या होंगे वो? विल बी सेम। वजह वजह ये है कि दोनों ग्राफ का जो इनिशियल और फाइनल स्टेट है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है, वो इक्वल है, सेम है। तो दोनों ग्राफ का इनिशियल फाइनल स्टेट क्या है हमारे पास? सेम है, इक्वल है, इसलिए ये सेम होंगे, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, एक बात हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है हमारे पास, इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम रेड कलर से शो कर दें। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास बच्चों ये है कि आपके पास जो हीट और वर्क होते हैं ना, हीट और वर्क जो होते हैं, ये आपके पास स्टेट फंक्शन नहीं होते हैं। तो सर ये स्टेट फंक्शन नहीं है तो फिर क्या है? हीट एंड वर्क आर पाथ फंक्शंस, ठीक है। ये क्या है? ये आपके पास पाथ फंक्शंस कहलाते हैं। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस है। फर्ज करो कि आपके पास क्या है, एक साइकिल, क्योंकि हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं तो साइक्लिक प्रोसेस हमने इसमें डिस्कस करते रहना है, ठीक है। ये आपके पास एक ग्राफ है, ये कुछ इस तरह का है। अब ये साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? ये कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। मतलब इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होती है? सेम। यहाँ से चले तो यूं चले, तो यूं चले और अगेन यहाँ पर आ गई, या फिर आपके पास ये इनिशियल और फाइनल पॉइंट है एक। अगर आपसे पूछा जाए भाई यहाँ पर चेंज इन प्रेशर क्या होगा, तो आप आंसर आएगा ज़ीरो। अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन वॉल्यूम क्या होगा, तो आंसर आएगा ज़ीरो। अगर आपसे पूछा जाए कि चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, तो आंसर आएगा ज़ीरो। क्योंकि आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। अगर आपसे पूछा जाए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा, तो आंसर आएगा ज़ीरो, ठीक है। अगर आपसे पूछा भाई चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, तो आपका आंसर आएगा ज़ीरो, क्योंकि ये सारी इंथैल्पी, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है? स्टेट फंक्शन और स्टेट वेरिएबल्स हैं, जो कि फाइनल और इनिशियल स्टेट पर सेम, ये मतलब डिपेंड करती हैं। अब क्योंकि यहाँ पर हमारा फाइनल और इनिशियल, मतलब जो फाइनल है और इनिशियल है वो स्टेट सेम है, तो सेम होने की वजह से ये सारी चीज़ें क्या हो गई? जीरो। अगर आपसे पूछा जाए भाई चेंज इन हीट यहाँ पे क्या होगा, तो इट विल नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे हीट थोड़ी जीरो हो सकती है। मतलब कोई भी सिस्टम के अंदर हीट जीरो नहीं हो सकती। अगर कोई भी सिस्टम के अंदर हीट जीरो हो गई तो वो सिस्टम नहीं रहेगा, ठीक है। हीट कभी भी जीरो नहीं होती है। तो इसलिए हीट हमारे पास पाथ फंक्शन होता है, स्टेट फंक्शन नहीं होता। हीट फाइनल और इनिशियल स्टेट के ऊपर, किसी भी सिस्टम की इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड नहीं करती है। हीट डिपेंड करती है दूसरे पैरामीटर्स के ऊपर। लेक्चर होगा हीट और टेम्परेचर का, तो हम उसके अंदर इसको डिटेल के अंदर समझेंगे, ठीक है। क्लियर है? कि पाथ फंक्शन और स्टेट फंक्शन में डिफरेंस क्या? डिफरेंस यही है कि स्टेट फंक्शन डिपेंड्स ऑन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट, पाथ फंक्शन डज नॉट डिपेंड्स, ठीक है बच्चों। इसका जो हमारा लेक्चर था ये आज हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। और इंशाल्लाह ज़ीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो, या फिर आपके पास फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, तो ये सारी चीज़ें हम एक एक करके वीडियोस बनाते रहेंगे। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और इस लेक्चर जो है हमारे पास, मैं आपको ज़रा एक बात समझा दूँ। हम आगे चलते हैं ज़रा। जी स्टूडेंट्स, अब इसके अंदर क्या है कि हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं ये आपकी होंगी क्लास वाइज। इसके अंदर आपके पास फर्स्ट ईयर और इंटर के लेक्चर्स होंगे, ठीक है, जो कि चैप्टर वाइज के बाद टॉपिक वाइज भी होंगे। इसी तरह से फर्स्ट ईयर का कहानी भी चलती रहेगी, टॉपिक वाइज भी होंगे। और हर मंथ आपका फिजिक्स का जीटी भी होगा, ऑनलाइन जीटी होगा, ठीक है। सारी चीज़ें आपकी यूट्यूब पर ऑनलाइन ही होंगी।
यूट्यूब चैनल का नाम है, आपने बिल्कुल इसी तरह लिखना है जिसमें लिख रहा हूँ डॉल्फिन फिजिक्स। आपने कोई गेप नहीं देना उसमें। उसमें आपको एक मछली नज़र आएगी, एक लोगो जो बना हुआ है मछली नज़र आएगी। बाकी मैं लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो बच्चों आपने ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसकी कोई फीस नहीं है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आपने लेक्चर को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर कर देना है। बस यही मेरी फीस है। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।